राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आपकी जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। तो सीटेट का जो पेपर है दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। आप अगर अभी तक देरी कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी क्या करें आप कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को जाके पूरी देखें। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट देखें। आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बहुत पूरे डिटेल में करा रहा हूँ, विद एक्सप्लेनेशन, विद व्याख्या सहित हैं दोस्तों। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न से आपके 5 से 6 प्रश्न में कवर करा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपका सीडीपी के क्वेश्चंस लेके चलेंगे। तो आइए सीडीपी के क्वेश्चन लेके चलते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है और विकास निरंतर रूप से होता है। तो दोस्तों आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये आपका सही उत्तर है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास के संदर्भ यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, विकास के बारे में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास निरंतर रूप से होता है। चलिए दोस्तों, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है संज्ञानात्मक। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके कोलर सिद्धांत ये जरूर पढ़ के आए। कोलर सिद्धांत से आपके प्रश्न बनते हैं और आपके लेवियोत्स्की से प्रश्न बनते हैं, उनके सिद्धांत को जरूर पढ़ के आएँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़ लें, इनसे आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम जो हैं अभी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अभिकथन क्या है? बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। और तर्क है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका डी सही होगा। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि सिर्फ सामाजिक स्कूल में ही वो कुछ सब कुछ नहीं सीखते हैं, तो इसलिए ये गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण और समंजन। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे चार कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, इक्विलिब्रेशन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो बी है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकूलन करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं भी है: संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक।
तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। चलिए दोस्तों, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता और अच्छा लड़का लड़की अभिमुखता और कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो दोस्तों जो बी है वो आपका सही उत्तर होगा। बी है हेंज दुविधा को सुनने के बाद, बी है दोस्तों यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी और सूचना प्रसंस्करण। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है, सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाना या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किस माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो है नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगिता, भाषा, आनुवंशिक विन्यास। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा वो है भाषा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर और लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। बी है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारवादी, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपका अभिकथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तर्क है दोस्तों, निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो आपका ए है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारकों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि निजी वाक भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। भाषा विकास के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी बाधित नहीं करता है। भाषा विचारों के निर्माण से विकसित होती है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलें। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। डी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं किस प्रकार वो प्रभावहीन बना सकती हैं। तो लड़कियों और लड़कों को एक समान व्यवहार करना, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना, गैर रूढ़िबद्धताओं यौन भूमिका प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए गतिविधियों में व्यस्त रखना। सभी माफ़ करिएगा दोस्तों, सभी लड़के लड़कियों को बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं। चलिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। तो है आपका विषय वस्तु का तटस्थीकरण, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कोड है थर्ड और फोर्थ आपका सही है। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु फोर्थ है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्कसंगत निर्णय लेने के गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, आपके इलाहाबाद यूथ कंपटीशन से प्रश्न है दोस्तों। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जब आप ये बुक खरीदोगे तभी मिलेंगे। ये आपको मैं टोटली फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ और पूरी व्याख्या सहित आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, बस आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों आपका सही होगा रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों से निष्कासन पर बल देती है प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता और भेदभाव। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, भेदभाव। समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूल द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। माफ़ करिएगा दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका निम्नलिखित तरीकों से समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है। बच्चों के सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करें। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करें। उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने का अवसर दें। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करें। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों
अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों अब जब वो अंधे ही हैं, उनकी दृष्टि ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मौखिक रूप से सब कुछ बोलना चाहिए, तो बी ही सही होगा। बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देने चाहिए। सब चीज़ों को मौखिक करना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानाभाव एवं अतिस्क्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सी आपका सही उत्तर है। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ध्यानाभाव सक्रियता विकार ADHD के मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठे, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने वाली अवधारणा एवं मूर्त से अमूर्त तक की प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार रेखा स्थापित करें। नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षार्थी के अधिगम के बीच के अंतर को कम करना। दोस्तों ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है। डायस्लेक्सिया पोजेड डायरेक्ट चैलेंजेस। डायस्लेक्सिया को आप पढ़ के जाएँ। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? पठन वैकल्प को दोस्तों पढ़ के जाएं। लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में और चित्र बनाने में। तो आपका ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। लिखित विषय सामग्री के बोध में, ए आपका एकदम सही उत्तर है। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित और व्यवहारवादी। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। तो दोस्तों आपको सही उत्तर है, यहाँ पे आपके कोड दिए हुए हैं, तो आपका सही उत्तर बताइए क्या होगा? यहाँ पे आपका सही उत्तर है डी। पहले की दो शिक्षा नीतियाँ 1968 और 1986 स्वतंत्रता के समय में अस्तित्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दी गई और यहाँ पे अधिगम के निम्न तरीकों पर बल देती है: अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। अतः आपके चारों जो हैं सही हैं। चलिए दोस्तों, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों को चिंतन के अविसारी तरीकों के अवसर देकर विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, और है आपका विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सुमन्नत करके, और है आपका जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समन्वित करके। अध्यापकों का विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करके और स्वयं आकलन समन्वित करके शिक्षार्थी अधिक कौशली बनाने के लिए किया जा सकता है। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण खोजबीन और साम्यानुमान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें जो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही उत्तर आपका ए है। नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है
उसकी निम्न अतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो ये जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? योजना, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और निष्क्रिय अनुकूलन। तो दोस्तों भाग नहीं है, निष्क्रिय अनुकूलन भाग नहीं है। इतनी सी तो आपको बात पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विद्यार्थियों को अधिगम और प्रदर्शन को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अभ्यास के साथ समय अनुसार अभिसंज्ञान विकसित हो सकता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उनके अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों में को अपसारी बनाता है और उन्हें अपने स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों की समस्या को हल करने में स्वयं का मूल्यांकन करने का आत्मविश्वास शामिल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किक के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समन्वित करता है। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समन्वित करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य और है योग्यता का सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव और प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्यचर्या और अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो सी जो है कठोर पाठ्यचर्या। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन है आपका, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। तर्क है आपका, अधिगम कठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। विकल्प है आपको पता ही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों सी आपका सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ आइए देखते हैं कैसे। किसी अवधारणा को समझाते हुए यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए ताकि वह अवधारणा निश्चित स्थान पर उपयोग किया जा सके। अतः कथन ए सही है तथा अधिगम कठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि रटंत प्रवृत्ति से अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सीडीपी के क्वेश्चन खत्म हुए। मेरे पास मैथ के हैं, हिंदी, इंग्लिश, पूरा पीवाईक्यू है। मैं पूरा सेट आपको कराऊंगा। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आप यकीन मानिए इसी से 50% पेपर पीवाईक्यू से ही आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।